नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटी वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी करते हैं, तो और उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी शेयर करते हैं। तो आप हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेयसी के तृप्यते, तो ये सूक्ति जो ली गई है, तो एक तो जो ये कहाँ से ली गई है और दूसरा इसमें क्या कहा गया है। तो श्रेयसी के तृप्यते ये ली गई है यहाँ पर शिशुपाल वध से। शिशुपाल वध जो है ये रचित है महर्षि माघ के द्वारा। 20 जो है इसमें सर्ग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शिशुपाल वध किस में रचित है, तो ये सर्गों में रचित है। तो 20 इसमें सर्ग हैं। और अब जो यहाँ पर यह कहा गया कि श्रेयसी के तृप्यते, ये इसका अर्थ क्या है। तो ये जो सूक्ति है यहाँ पर श्री कृष्ण जी नारद मुनि से इसके बारे में कह रहे हैं कि कल्याण संबंधित विषय किसे तृप्त कर सकता है, कि कल्याण संबंधित विषय किसे तृप्त कर सकता है। तो शिशुपाल वध का जो प्रथम जो सर्ग है वहाँ से ये ली गई है। और मृच्छकटिक शूद्र के द्वारा रचित है, किरातर्जुन भारद्वाज के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा। इनके बारे में गहनता से हम अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खंड काव्य का। तो खंड काव्य कहा जाता है जो इनमें से कौन सा होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। खंड काव्य काव्य के एक देश का अनुसरण जो करता है। और इस परिभाषा को आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने साहित्य दर्पण के जो सप्तम जो परिच्छेद इसमें बताया है। यहाँ पर एक देश का तात्पर्य घटना से संबंधित वर्णन या मानव जीवन के किसी एक ही प्रमुख पक्ष अथवा घटना का वर्णन से है। खंड काव्य का दूसरा नाम होता है गीति काव्य, जैसे मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या दर्शन में महत आदि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। तो संख्या दर्शन में महत आदि जो है ये प्रकृति के विचार कहे गए हैं। तो ये कितने हैं, तो ये कहे गए हैं यहाँ पर 16, अर्थात 16। प्रकृति जो है इससे महत आदि जो बुद्धि तत्व, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियां। तो इन 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। और इन 16 के समूह में अंतर्भूत 5 तन्मात्राओं से महाभूत अर्थात आकाश इत्यादि की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन सी है 16। नेक्स्ट है अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य। तो इससे जो तात्पर्य है रहेगा यहाँ पर शरीर नाशवान है। ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है। और श्रीमद्भागवत गीता जो है उसके दूसरे अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो श्री कृष्ण जी है ये अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस जगत में सभी प्रकार के शरीरों का एक ना एक दिन अंत निश्चित होता है। मात्र इतना समझना चाहिए कि शरीरों का अंत दुख के कारण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषते प्रतिभाषार रसाभता इताविभा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये पद्य आया है। तो नामक पद्य में चित्रबंध जो इनमें से क्या है। ये रहेगा यहाँ पर पद्यबंध।
भास्ते प्रतिभा सार रसावता हता विभा भाव भावी आत्मा स्वभावदे देवाभाव बत्ते सभा। तो चित्रबंध जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है न असत्य विदते भाव न अभाव विदते सतः है। तो पंक्ति ये ली गई है, तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति जो है यहाँ पर ली गई है श्रीमद् भागवत गीता से, और इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो जो सत्ता ही नहीं है, कि असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा देखा गया है। तो श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है 16वें अध्याय से। तर्कभाषा केशव मिश्र की है, सदानंद का वेदांतसार, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। तो इनके कवि भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। तो ये जो यहाँ पर मृच्छकटिकम आया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। और ये जो यहाँ पर मृच्छकटिक जो आया है, ये किन के द्वारा रचित है? तो शूद्रक जो है उनके द्वारा रचित है, और काव्य विधा में ये प्रकरण है। एग्जाम में प्रकरण का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रूपा का दूसरा भेद होता है प्रकरण। 10 इसमें अंक है, श्रृंगार इसमें रस रहेगा, नायक नायिका चारुदत्त और वसंत सेन है। आधार ग्रंथ जो इसका रहेगा भास्करित चारुदत्त नाटक। और अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण ये हुआ है। इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। प्रसाद गुण और लाठी रीति और कैस की वृत्ति इसमें रहेगी। चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय इसमें विदूषक है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूता, स्कार और पालक, ये इसके कुछ प्रमुख इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वह धातु है, तुमन प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप इनमें से बनेगा? तो इसमें बनेगा वोडुम। वह जो है इसे तुमन होकर वोडुम रूप जो है इसमें बनेगा ही। नेक्स्ट है गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है समवाय से, सादृश्य से, संयोग से या अर्थापत्ति से। तो गौणी लक्षणा का जो ज्ञान है ये सादृश्यता के कारण होगा, सादृश्य से। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इनके बीच सादृश्य मात्र संबंध के रहने पर उस लक्षणा को गौणी कहा जाता है। और इस प्रकार सादृश्य मात्र से प्रवृत्त लक्षणा गौणी लक्षणा है। अतः गौणी लक्षणा का ज्ञान सादृश्य से होता है। आपने जो एक क्वेश्चन सुन रखा होगा, मुख्यार्थवाद लक्षणा का क्वेश्चन है। मुख्यार्थवादे तदयुक्त ये अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वासौ लक्षण शक्ति अर्पिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यति क्षरम, पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये पंक्ति ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्ति ली गई है यहाँ पर नल चंपू से। और ये जो नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है नल चंपू। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा के बारे में इसमें बताया गया है। और जो नैषध चरित है वहाँ से इसका आधार ग्रंथ है नल चंपू का। अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, मृच्छकटिक शूद्रक के द्वारा। और जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्थि। इसमें जो तीर्ण में जो द्वितीय विभक्ति होती है ये किस कारण से है? ये जो यहाँ पर जो कारक है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कारक जो होते हैं इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। तो कर्मणि यहाँ पर ये आया है ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्थि। तो इसमें सी आंसर है तथा युक्तम च अनिप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से संबंधित रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे आप ग्रामम गच्छन तीर्णम
सपरिस्ति या ओदनम बुंजानो विषम भुंकते। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। और ये जो यहाँ पर अकथितम चा जो आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। 16 जो धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं, धु याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रूसास जी मतमुस कर्मयुग स्यातनी हिरिक्री वह। तो इस प्रकार की 16 धातुएं जो है इसके अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांत सार के रचिता। तो वेदांत सार के रचिता इनमें से कौन है? तो ये जो महर्षि सदानंद है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वेदांत सार। और अगर इनके आपने सिर्फ सदानंद के बारे में ही पता होगा, अगर हम इनका पूरा नाम देखें तो पूरा नाम जो इनका सदानंद योगिंदर है। और पदार्थों की संख्या इसमें 2 मानी गई है, ब्रह्म और अविद्या। और इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत भी है, जैसे विवर्तवाद, परिणामवाद, अध्यास, अनिर्वचनीय और ख्याति। नेक्स्ट है मित्र अवरुणों। मित्र वरुणों में समास कौन सा है? मित्र और वरुण। तो इसमें रहेगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में इसके 3 भेद आते हैं एग्जाम में, इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तीनों के उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण रहेगा शिव केशव। समाहार द्वंद्व का जो उदाहरण है ये पाणिपादम है, पाणिचा पादव चा तेषाम समाहार है। और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण रहेगा पितरौ, माता चा पिता चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखित शब्दों तथा उनके प्रत्ययों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपने यहाँ पर इनको जो है सुमेलित करना है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4 और 1। शिक्षक में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा मुया प्रत्यय। और अजा मिटाप, बुद्धिमान मतुप, याचमान सानच। नेक्स्ट है गंगायाम घोषा में सत्य और पावनता की प्रतीति होती है। तो गंगायाम घोषा गंगा में घर है, तो इसमें शीतता और पावनता की प्रतीति किससे होगी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, व्यंजना से। अभिधा और लक्षणा, इन वृत्तियों के विरुद्ध होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द एवं अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। तो इस उक्ति में जो ये जल में आदि जो गंगा पर का अर्थ बोधक कराकर अभिधा के तट आदि प्रयोग कराकर लक्षण के विरुद्ध हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा शीतता और पावनतावादी का बोध कराया जाता है तो वहाँ पर जाए व्यंजना होती है। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्तर तुरग आदि न्याय का समूल्य किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये रहेगा शंकुक के द्वारा। शंकुक जो है उनके अनुसार कुशल अभिनय के द्वारा विभाव आदि के माध्यम से अभिनेता ही नायक के स्थायी भाव का दर्शक द्वारा अनुमान कर लिया जाता है। चित्तर तुरग न्याय से वह स्थायी भाव उस अभिनेता से नहीं होता है, जैसे चित्तरंकित तुरग। तो इसमें धावन आदि व्यापार नहीं होता है ताकि नायक के मनोभाव को प्रकट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंतर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन से में विच्छेद प्राप्त होने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा यहाँ पर बिंदु। और जैसे यहाँ पर इसमें पूछा गया है बीज बिंदुकता का, तो एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किसके भेद हैं। तो बीज बिंदुकता का प्रक्रिया
कार्य, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको आपने याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर जो है इसमें यह आया है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रकृतियाँ हैं या कौन सी अवस्थाएं हैं। तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, ये 5 जो है अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और इन्हीं से मिलते जुलते आते हैं कार्यावस्थाएं, 5 संधियाँ, अर्थोक्षेपक, नाटक। तो कार्य की अवस्थाएं भी 5 होती है, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। 5 ही संध्या होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक होते हैं, विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। और 10 जो है नाटक होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समोकार, डिम, यमरिक, अंकविधि और प्रहसन। तो ये आपने याद रखने हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यत्तर च गुरु व्यतिक्रम नक्षत्र राशि में मात्र कलहम लेख शालिका। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है, इसमें अलंकार पूछा गया है, किसमें अलंकार कौन सा है। इसमें रहेगा परिसंख्या अलंकार, यत्तर गुरु व्यतिक्रम नक्षत्र राशि। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर पंक्तियाँ जो आई हैं, इनमें परिसंख्या अलंकार रहेगा। लक्षण है इसका किंचित पृष्ठम अपृष्ठम व कथितम यत प्रकल्पते तद अवगण्यत उपाय परिसंख्या तो सासमृता। अर्थात कोई पूछी हुई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में गिनी जाती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। इसकी परिभाषा दोबारा से देख लो कि परिसंख्या अलंकार क्या होता है। कोई पूछी हुई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है, तो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। और जैसे यहाँ पर अन्य अलंकार हैं, जैसे उपमा अलंकार, इसका लक्षण क्या है। तो परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है। क्षणात् प्रबोधमायति लंघते तम से पुनः निर्वासत प्रदीपस्य शिखे जरतो मति ही। तो ये उपमा अलंकार का लक्षण है। और जैसे यमक अलंकार है, सत्यार्थे पृथक अथाय स्वर व्यंजन सहते क्रमेण वृत्ति यमक विनिगते। तो ये जो है यहाँ पर यमक अलंकार का लक्षण है। न प्लास प्लास मनम पूरा स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत आलोक्य सुरभिम सुरभिम सुमन भरई। तो ये यहाँ पर यमक अलंकार का रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो अलंकार थे जिनके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नक्तम दिवम समास। यहाँ पर इसमें समास कौन सा है। इसमें समास रहेगा द्वंद्व समास। नक्तम च दिवा च, दिन और रात। तो जहाँ पर दोनों पद प्रदान होते हैं, वह जहाँ पर पद प्रदान होंगे तो वहाँ पर होगा द्वंद्व समास। तत्पुरुष जो इसमें होता है उत्तर पद प्रदान, अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष भाव दिखाया जाता है। तत्पुरुष का ही जो एक वैध माना गया है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है पर क्रिय धातु स्त्रीलिंग में सत्रीय प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा। तो और स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कुर्वती। लटा सत्री सानच जो है इस सूत्र के अनुसार प्रश्न पद धातु को लट के स्थान पर सत्री आदेश होता है। अर्थात जो सत्री प्रत्यय ये वर्तमान की क्रिया की निरंतरता का बोध कराता है। तो कुर्वती जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है चारुदत्त। चारुदत्त इनमें से एक क्या है। चारुदत्त जो नायक आया है, ये इनमें से किस में आया है। तो ये जो सुदरक द्वारा जो मृच्छकटिक नाटक जो है प्रकरण, इसमें इसके बारे में
वर्णन किया गया है। और जो यहाँ पर शिशुपाल वध है ये महर्षि माघ के द्वारा रचित है। रघुवंश शिशुपाल माघ के द्वारा, रघुवंश जो है ये महर्षि कालिदास के द्वारा, कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध जो है इसमें 20 सर्ग हैं और जो रघुवंश है इसमें 19 सर्ग हैं। और जो यहाँ पर कादम्बरी आई है ये खंड काव्य में है, 2 जो है इसमें खंड है। और अगर हम मृच कटिक को देखें तो 10 जो है इसमें प्रकरण है, अंक है, 10 जो है इसमें अंक है और प्रकरण है ये। नेक्स्ट है, यदि उपमेय के उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा। तो जहाँ पर यह संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, तो वहाँ पर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सी आंसर है। और उत्प्रेक्षा जो अलंकार आया है इसका लक्षण क्या होता है, संभावनम अथुत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। और उदाहरण है इसका, लिम्ब तीव्रतामंगनी वर्षति वजनम नभः सत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता। अंगों में अंधकार का लेपसा हो रहा है और आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो जहाँ पर ये संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो ये रूपक आया है, तद अरूपक में अभेदो या उपमान उपमेय हो। जहाँ ये उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्यता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और संदेह अलंकार, संदेह प्रकृत अन्य से संशय प्रतिभा उत्थित है। उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अयम मारदंड किम सै खलु तुर्गई शब्द भी रहता है, तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पर तृप्ताकार। ऑप्शन डी। साहित्य दर्पण जो है वहाँ से लिए गए हैं, जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार मम्मट जो है इन्होंने विप्लव श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। तो विप्लव श्रृंगार के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर स्वीकार किया है इसके 5 भेद। अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप। और जैसे यहाँ पर आचार्य मम्मट आया है, काव्य प्रकाश जो इनके द्वारा रचित है उल्लासों में है। और जैसे आचार्य मम्मट के है विप्लव श्रृंगार, इन्होंने 5 माने हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आचार्य विश्वनाथ उनके भी पूछा जा सकता है, तो उनके द्वारा 4 माने गए हैं। पूर्व अनुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलंब, तो 4 ये माने गए हैं। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंध 4 प्रकार में से एक नहीं है। तो 4 प्रकारों में से एक कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पार्श्विक। नेक्स्ट है, तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है साहित्य दर्पण से। और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 इसमें परिच्छेद हैं। और इनके जो परिच्छेद है ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि इनके जो 10 परिच्छेद हैं ये कौन कौन से हैं या कौन से परिच्छेद का कौन सा नाम है। तो प्रथम जो परिच्छेद है इसमें बताया गया है काव्य के प्रयोजन और लक्षणों के बारे में। द्वितीय में शब्द और वाक्य की परिभाषा में। तीसरे में रसभाव और रसबंदी अन्य तत्वों की व्याख्या की गई है। तृतीय में रसभाव और रसबंदी तत्वों की। चौथे में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य। पंचम जो परिच्छेद है इसमें व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। षष्ठ में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय। सप्तम में जो 7वां जो है इसमें रहेगा काव्य दोष।
और जो 8वां है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, और जो 3 गुण हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। 9वां जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी पंचाली रीति जो है उनके बारे में बताया गया है। और 10वां जो है इसमें शब्द अलंकार जो अर्थ अलंकार है इनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से 10 परिच्छेदों का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है संख्या में तत्वों की संख्या। तो ये जो संख्या है इसमें कितने तत्वों की संख्या मानी गई है? संख्या में मानी गई है 25। प्रकृति, महत, अहंकार, तन्मात्राएं जिसमें शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, कर्मेंद्रियां, पानी, पाद, पायुपस्थ, मन और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और पुरुष। तो इस प्रकार से 25 तत्व यहाँ पर ये माने गए हैं। तो सांख्य कारिका के अनुसार ये माना गया है। नेक्स्ट है यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में कहा गया है। तो यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है यहाँ पर परमा। यथार्थ अनुभव है परमा। जो अर्थ जैसा है यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की परमा कहा जाएगा। यथार्थ अनुभव है परमा। नेक्स्ट है किम इव ही मधुरानाम मंडनम नय कृति नाम। तो यहाँ पर ये पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आधार ग्रंथ है इसका महाभारत का आदि पर्व। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर जो इसका नामकरण हुआ है। और यहाँ पर जो कई बार एग्जाम में विज्ञान जो है इसका अर्थ पूछा जाता है। तो अभिज्ञान का जो अर्थ है ये मुद्रिका या अंगूठी आप इसे कह सकते हैं। शकुंतला का जो नाम है ये एक शकुंतल पक्षी था उसके नाम पर पड़ा है। चौथा जो इसमें अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें जो शकुंतला उसकी विदाई दिखाई गई है। और उसके अंतर्गत 4 श्लोक माने गए हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। यस्यति अद्य शकुंतला अस्मान साधु विचिन्त्य शुश्रूषो गुरुण कुरु अर्थो ही कन्या प्रक्रिय। तो ये 4 जो है इसके महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं चौथे अंक के। टोटल 7 इसमें अंक हैं। और एक इसके जो पत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुष्यंत, शकुंतला, कन्नव, विदूषक, मांडव्य जो इसमें ये विदूषक है, मारीच, ऋषि, प्रियमदा, अनसुया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दवत, मारुतुला, भरत और रैवतक। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। नेक्स्ट है भाषा की कौन सी प्रकृति एक सत्य नहीं है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रत्येक समुदाय में भाषा होती है। नेक्स्ट है तत्त्वम असि। वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है। तो ये की जाती है यहाँ पर भाग लक्षणा। तत्त्वम असि लक्षणावृत्ति के जा 3 भेद माने गए हैं। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। जहत लक्षण जो है ये वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत होती है और इसे भाग लक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुविष्णु। समस्त पद का विग्रह है। तो इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा विष्णु पश्चात। अनु सुर में जहाँ पर अव्यय या उपसर्ग दिए गए हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। अव्यय में विभक्ति समीप समृद्धि एक सूत्र है उससे अव्ययभाव समास होता है। पहचान इसकी यही है, इसमें सुर में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होगा, जैसे इसमें सुर में अनु दिया गया है। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया है। तो महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। तो इसमें कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? इसमें प्रयोग हुआ है यहाँ पर पंचाली रीति का। और ये जो कादम्बरी है एक एग्जाम में इसका अर्थ पूछा गया था तो मदिरा इसका अर्थ होता है।
समय जो है महर्षि बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी माना गया है। और ये जो कादम्बरी है काव्य विधा में एक कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा जो है इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में बटी हुई है, श्रृंगार इसमें रस है। चंद्रापेड़ और पुंडरीक इनके 3 जन्म की कथा जो है इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है, तो ये कहलाता है वाचक। साक्षात संकेतित यो अर्थ विदिते स वाचक है। जो शब्द साक्षात संकेतित किए गए अर्थ का बोध कराता है तो वह वाचक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है किम इहि दुष्कर करुणाम, तो ये सूक्ति आई है और सूक्ति ये कहाँ से ली गई है? ये सूक्ति ली गई है कादम्बरी से, बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। किम इहि दुष्करम अकुणाम, निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कि निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वे उचित एवं अनुचित विषय पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है प और फ को इनमें से कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाएगा उपपदमानीय। जो उच्चारण स्थान जो है वहाँ से ये लिया गया है। उच्चारण स्थान एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार जो सभी उच्चारण स्थानों को हम देख लेते हैं। जैसे अकुह विसर्जन नाम कंठ है, इच ऐसा नाम तालु, रेटुर नाम मूर्धा, लरितुल नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। तो ये इनके उच्चारण स्थान है। तो प और फ का जो उच्चारण स्थान है ये कौन सा होता है? तो ये उपपद्यमानीय माना गया है। नेक्स्ट है नल चंपू। नल चंपू विभक्त किया गया है, तो ये किस में विभक्त किया गया है? तो यह रहेगा उच्छ्वासों में। त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा रचित है नल चंपू। और उच्छ्वासों में ये रहेगा। 7 जो है इसके अंतर्गत उच्छ्वास बताए गए हैं। राजा नल और दमयंती उनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। और इसका कई बार एग्जाम में आधार ग्रंथ पूछा जाता है कि आधार ग्रंथ क्या है। तो महाभारत का जो वन पर्व है वो जो इसका आधार जो ग्रंथ है। तो महाभारत का वन पर्व से इसे लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुंती शब्द से कौनतेय पद बनता है, तो सूत्र कौन सा है? तो इसमें रहेगा स्त्रीभ्य ढक। ढक इससे होगा। उसके बाद आयन ए इन इह एक सूत्र है, इससे ढक को ए आदेश होगा। उसके बाद जो है वृद्धि और अन्य कार्य होने पर कौनतेय जय रूप ये बनेगा। तो स्त्रीभ्य ढक से ढक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुपद्यमान अर्थ दर्शनात् तद उपपादकी भूत अर्थ अंतरकल्पनम, यह लक्षण है। तो यह लक्षण इनमें से किन का है? यह लक्षण है यहाँ पर अर्थापत्ति का। नेक्स्ट है तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन है कि तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण। तर्क भाषा जो है केशव मिश्र के द्वारा रचित है, और शब्द प्रमाण का लक्षण कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, आप्तवाक्यम शब्द हैं। और इसमें कहा गया है कि जो आचार्य केशव मिश्र है उनके शब्दों में आप्त
यथाभूत अर्थ का उपदेश करने वाला, अर्थ जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला पुरुष। वाक्य आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह। इस अर्थ के अनुसार ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है। तो आपने याद रखना है आप्तवाक्यम शब्द हैं। नेक्स्ट है नाटक। नाटक में स्वगतम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो यहाँ पर अश्रव्य से लिया गया है और इसके 3 भेद माने गए हैं। सर्वश्राव्य, इसे प्रकाश से जाना जाता है। नियत श्राव्य और अश्राव्य, इसे स्वगत के नाम से जाना जाता है। और जो आचार्य धनंजय जो है उनके अनुसार ये माने गए हैं। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम। तो आचार्य जो धनंजय उनके अनुसार इसको माना गया है। नेक्स्ट है संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर व्यंजना। संयोग आदि के द्वारा अनेक अर्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यापार व्यंजना कहलाता है। अनेकार्थ से शब्द से वाचकत्व नियंत्रित संयोगादीर ए वाच्यार्थ कृत व्यावृत्ति व्यंजनम। तो व्यंजना जो है इसमें से आंसर है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन में रजोगुण होता है। ये जो गुण जो है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व जो गुण है ये प्रकाश वाला और प्रसन्नता देने वाला होता है। रज जो है ये क्रियाशील होता है और जो तम है, तम गुण, ये स्थिरता, अवरोध और मोह का सूचक है। तो 3 प्रकार के ये गुण माने गए हैं। तो रजोगुण होता है, तो यहाँ पर जो रजोगुण है ये माना गया है उपष्टम्भकम तथा चल। सत्व जो गुण है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकार का होता है। तो सत्व लौह प्रकाशक आनंददायक, तम भारी। तो ये आपने याद रखना है। सत्व प्रकाश और प्रसन्नता देने वाला, रज क्रियाशीलता, तम स्थिरता, अवरोध और मोह। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? तो अपादान जो कारक है इसमें होती है पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति वहाँ पर होगी जहाँ पर जुदाई पर अर्थ वाला वाक्य होगा। जहाँ पर एक दूसरे से अलग होना पा जाए तो वहाँ पर जाए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर से कुछ जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है भीतर अर्थनम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति होती है। और एक आता है वाणार्थनाम ईप्सित, जहाँ पर किसी वस्तु से किसी को हटाया जाता है, जैसे ये वेभ्यो गाँव मारी थी, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है। और एक आता है यहाँ से आख्यात उपयोगी, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जैसे उपाध्यात अधीते। और एक आता है यहाँ से मातो निलियते है कृष्ण है, येन अंतर्धो येन अदर्शन मिच्छति, जहाँ कोई अपने को छिपाता है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है सूत्र हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अनुमान के कितने भेद हैं? तो अनुमान के जो है यहाँ पर ये रहेंगे स्वार्थ और परार्थ। और यहाँ पर भी जो है 2 भेद हैं इसके। स्वार्थ अनुमान क्या होता है? जो अपने
जो अनुमान अपने ज्ञान के लिए किया जाता है। स्वार्थ होता है अपना, तो जो अपने लिए होगा उसे स्वार्थ, और जो दूसरों के लिए होगा उसे प्रार्थ। जो अनुमान दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए या दूसरों को समझाने के लिए होता है तो उसे प्रार्थ अनुमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान प्रमाण के दो जाए भेद यहाँ पर रहेंगे, स्वार्थ और प्रार्थ। नेक्स्ट है शिशुपालवध के अनुसार शिशुपाल है, माँ के द्वारा जो रचित है, 20 सर्ग है, और शिशुपाल इनमें से किसके अवतार हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर रावण के। और इसमें जो है श्लोक 69 उसमें इसके बारे में बताया गया है कि यह जो पहला जो जन्म था उसमें हिरण्यकशिपु थे, दूसरे जन्म में रावण, और तीसरे में शिशुपाल के रूप में इन्होंने जन्म लिया। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट का समय। महर्षि बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है, तो इनका समय माना गया है लगभग 606 ईस्वी पूर्व के लगभग। राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके सभा पंडित ये माने जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो इनके द्वारा हर्षचरित लिखा गया था, जीवन के ऊपर हर्षचरित। और थानेसर के जो ये राजा थे उस समय, जो इस समय वर्तमान जो है कुरुक्षेत्र में है थानेसर। राजा जो हर्ष जो थे इनका राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी इनकी 648 में। तो इसी से अनुमान जो लगाया जाता है कि इनका समय जो है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होगा। नेक्स्ट है का और खा। का और खा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया यहाँ पर इनका ये जो उच्चारण स्थान है ये जीवमूला माना गया है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है? तो ये लक्षणा के लिए कौन सा हेतु एक अपेक्षित नहीं है? तो ये रहेगा यहाँ पर समवाय संबंध। आचार्य जो विश्वनाथ है इन्होंने लक्षणा के जो लक्षण है ये बताए हैं। मुख्यार्थ बाधे तद युक्त या अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द असौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्यार्थ से संबंध रूढ़ी अथवा प्रयोजनवशात जो अन्य अर्थ के प्रतीति होगी वह आरोपित वृत्ति लक्षणा कही जाएगी। तो ये जो आपने इसमें याद रखना है। लक्षणा जो है इसके दो भेद माने गए हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनमती लक्षणा। रूढ़िमती लक्षणा का जो लक्षण है ये कलिंग शासिका है, और प्रयोजनवती का गंगायाम घोष है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण कौन सा है? तो इनका माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, व्याप्ति बलेना अर्थगमत्वम लिंगत्वम। लिंग जो है इसका अर्थ होता है यहाँ पर व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक ज्ञापक। धूम अग्नि का लिंग है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ पर अग्नि जरूर होती है। आपने सुना होगा ये तरह धूम तर अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि जाए जरूर होगी। नेक्स्ट है नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। तो मंगलाचरण जो होता है इसे कहा जाता है नांदी। और एग्जाम में ये नांदी जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि नांदी का प्रयोग नाटक में कहाँ पर किया जाता है। तो नाटक का जो प्रारंभ जो है, जो वहाँ पर आप जो काम शुरू करने से पहले देवताओं की स्तुति करते हैं तो उसे नांदी कहा जाता है। और एक एग्जाम में भरतवाक्य के बारे में पूछा गया था, तो भरतवाक्य का प्रयोग जो है अंत में होता है। नांदी का प्रयोग शुरू में और भरतवाक्य अंत में। तो ये जो नांदी जो है जिसमें देवता ब्राह्मण राजा आदि की जो आशीर्वादात्मक स्तुति की जाती है तो उसे
नंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भक्तिर्भवे न विभवेश्रम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे चिंता यस्सी न उपकोशी प्राय परिदृश्यते महताम प्रस्तुत पद में अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? इसमें रहेगा परिसंख्या अलंकार, जहाँ पर कोई पूछी गई अथवा न पूछी गई वस्तु शब्द के द्वारा प्रतिपादित होकर अपने तुल्य अन्य वस्तु के अवच्छेद में प्रवेशित होती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा है? इसमें एक असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य है एक ये रहेगा ऑप्शन सी कि प्रकृति ईश्वर है और पुरुष जीव है। संख्या दर्शन जो है वहाँ से ये ली गई है। संख्या दर्शन जो है इसमें प्रकृति बद्ध होती है और मुक्त होती है। प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है और ज्ञान से अपर की प्राप्ति होती है। तो ये सभी कथन यहाँ पर सत्य माने गए हैं। नेक्स्ट है वासुदत्ता। तो ये यहाँ पर जो वासुदत्ता है इसके रचिता इनमें से कौन है? तो सुबुद्धु जो कवि है उनके द्वारा रचित है वासुदत्ता। दंडी के द्वारा दशकुमार चरित, बाणभट्ट की द्वारा हर्षचरित कादम्बरी। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। यह सूक्ति ली गई है। तो यह सूक्ति ली गई है किरात अर्जुनियम से, और ये जो किरात अर्जुनियम है जो महर्षि भारव के द्वारा जो है ये विरचित है। और महर्षि जो भारव है उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और ये जो यहाँ पर किरात अर्जुनियम आया है, किरात यहाँ पर कौन है? तो भगवान शिव जो है उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन नायक है, द्रौपदी इसमें नायिका है। और 18 जो सर्ग है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पितरौ। पितरौ समस्त पद का विग्रह है, इनमें से कौन सा है? तो पितरौ एक तो जो यहाँ पर द्वंद्व जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। और तो क्वेश्चन है हमारा पितरौ। ये जो पितरौ जो आया है समस्त पद का विग्रह इनमें से कौन सा है? इसका जो विग्रह ही होगा माता चाहे पिता चाहे। द्वंद्व जो समास है वहाँ से ये लिया गया है। और जो द्वंद्व समास है इसके भी 3 भेद माने गए हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। और इसके अंतर्गत जो एक शेष द्वंद्व समास जो है, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे पितरौ माता चाहे पिता चाहे, तो समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही माना जाएगा। तो पितरौ जो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास का है। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है शिव केशव, जहाँ पर अलग अलग जो अस्तित्व होता है दोनों पदों का, शिव केशव, शिव और केशव। समाहार जो होता है इसका अर्थ होता है समूह, जैसे पाणिपदम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। तो ये समाहार द्वंद्व का जो उदाहरण है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के 3 भेद यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है महाकवि बाणभट्ट के गुरु के नाम। महर्षि जो बाणभट्ट है इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके जो गुरु है उसका नाम माना गया है भत्सु, ऑप्शन ए। और महर्षि जो बाणभट्ट है इन्होंने जो कादम्बरी जो लिखी है उसके मंगलाचरण में जो है अपने गुरु की वंदना की है कि नमामि भरवो चरण अम्बुज द्वयम सम शेखरी मोखरी भी कृतार्चनम। तो जो मंगलाचरण जो है उसमें इनके नाम के बारे में बताया है। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय में एक नहीं आता है। तो इनमें से एक कौन सा नहीं आता है? तो ये जो यहाँ पर पूर्व पक्ष जो दिया गया है ये इसमें नहीं आता है। सदानंद के द्वारा जो विरचित है वेदांत सार,
वहाँ से ये लिया गया है। अनुबंध चतुष्टय का ये क्वेश्चन है। अनुबंध 4 प्रकार के माने गए हैं, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। तो ये भी 4 रोजा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा होगा। तो हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष जो एकवचन है इसमें बनेगा जुहोतो, ऑप्शन डी। और धातुएं जो है 3 प्रकार की मानी गई है, आत्मनेपद, प्रश्नपद, आत्मनेपद और उभय पद। नेक्स्ट है तर्क भाषा के जो रचिता है इनका नाम क्या है। तो तर्क भाषा के जो रचिता है इनका नाम है केशव मिश्र। और जो वाचस्पति मिश्र है इनके द्वारा लिखे गए हैं न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। और इन्होंने न्याय सूत्र पर जो एक भाष्य की रचना भी की है जिसे न्याय भाष्य कहा जाता है या वात्स्यायन भाष्य इसके नाम से जाना जाता है। और जो अक्षपाद है इन्होंने न्याय सूत्र लिखे हैं। नेक्स्ट है विंध्याटवी का वर्णन। विंध्याटवी का वर्णन ये इसमें से किस काव्य में आया है। तो विंध्याटवी जो है इसका वर्णन हुआ है कादम्बरी कथामुख में। और ये जो कादम्बरी जो है महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाणभट्ट का जो उत्तरार्ध भाग है ये किन के द्वारा लिखा गया है या इसे पूरा किया गया था। तो 2 जो एक खंड में बटी हुई है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध जो भाग है इसका महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और उत्तरार्ध जो भाग है ये इनके पुत्र जो है पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट उनके द्वारा इसको पूरा किया गया था। क्योंकि जो बीच में इनकी जो मृत्यु हो जाती है तो इनका जो उत्तरार्ध भाग है उसको इनके पुत्र पूरा करते हैं। नेक्स्ट है संतति शुद्ध वंशाही परत्रह शर्मणे सूक्ति ग्रंथ ली गई है। तो ये सूक्ति इनमें से कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है यहाँ पर रघुवंश से। और यह जो रघुवंश जो आया है महर्षि जो कालिदास के द्वारा रचित है। 19 जो है इसमें यहाँ पर सर्ग हैं। काव्य विधा में ये महाकाव्य है और लघु त्रयी जो है उसके अंतर्गत ये काव्य आता है। श्रृंगार रस जो है इसमें रहेगा और जो इसका उपजीव्य ग्रंथ है ये रामायण है। कहीं कहीं पर आपको 31 राजा और कहीं कहीं पर जो 29 राजा हैं इनका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यथा गौ तथा गवैया। जैसी गाय होती है ऐसे ही नील गाय होती है। नील गाय आपने देखी होंगी जो खेत में जा घूमती है, कई बार जो फसल का नुकसान भी करती है, जिनको ग्रामीण भाषा में रोज जो है कह देते हैं। तो जैसी गाय ऐसी ही नील गाय। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये इनमें से किन का है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये उपमान प्रमाण का उदाहरण जो यहाँ पर ये रहेगा। और जो संख्या कारिका है इसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ध्वनि बुद्धि कथित है। इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में जो बुद्धि जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन ए काव्य शास्त्री भी। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो इस पंक्ति में बुद्धि जो है इसका अर्थ काव्य से है। और बुद्धि का अभिप्राय है व्याकरणों ने प्रधानभूत जो व्यंग्य है उसके व्यंजक शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः बुद्धि का जो अर्थ यहाँ पर काव्य शास्त्री भी से रहेगा। नेक्स्ट है क्री और अणुमूल। क्री धातु है और अणुमूल प्रत्यय। तो इनके संयोग से यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। तो क्री और अणुमूल तो इससे बनेगा कारक। अणुमूल जो है अणुमूल का वो रहेगा वो को जो हो जाएगा। तो कारक जो है यहाँ पर ये रूप इसमें बनेगा। कर्ता जो है यहाँ पर क्री में त्रिच प्रत्यय जो है यह होकर बनेगा कर्ता।
नेक्स्ट है प्रति अक्षर श्लेष घना कथा कही जाती है, तो ये इनमें से किसे कही जाती है? तो ये जो वासुदत्ता जो है इसे कहा जाता है। सुबंधु जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है वासुदत्ता। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है और 3 विरामों में है। इनके बारे में भी जो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेश्या शमशान सुमना ई वर्जन, यह पंक्ति ली गई है, तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? मृच्छकटिक से, नलचंपू, शिशुपालवध या उत्तराम चरित से। तो यह ली गई है मृच्छकटिकम से। वेश्या शमशान सुमना ई वर्जन, यहाँ सुदर्श जो है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है मृच्छकटिक, वहाँ से ली गई है। और इसमें कहा गया है कि कुल एवं शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों की भांति वेश्याओं का परित्याग कर देना चाहिए। कि कुल एवं शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों की भांति वेश्याओं का परित्याग कर देना चाहिए। तो मृच्छकटिक जो है वहाँ से जो ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है अज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अज्ञान का। अज्ञान की ये एग्जाम में शक्तियाँ पूछी जाती हैं कि अज्ञान की एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अज्ञान की कितनी शक्तियाँ होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। तो अज्ञान जो है इसकी 2 शक्तियाँ मानी गई हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण जो होता है इसका मतलब होता है किस चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप जो उसे उगाड़ देना। तो आवरण और विक्षेप इस प्रकार से 2 जो यहाँ पर शक्तियाँ मानी गई हैं। नेक्स्ट है रामायण कथानक। तो क्वेश्चन है रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीवाद का वृत्तांत कहा जाता है, तो ये कौन सा है? तो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पताका को। और जैसे यहाँ पर इसके बारे में आया है पताका के बारे में, तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पताका जो है ये कौन सी प्रकृति के अंतर्गत आती है? तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, 5 ये अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं। 5 कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, नियताप्ति और फलागम। 5 ही संध्या हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक हैं, विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अगमतार और प्रवेशक। नाटक 10 हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, इहमरीग, अंकबीति और प्रहसन। तो इस प्रकार से यह इनकी संख्या है और एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभंग श्लेष अलंकार के भेद बताए गए हैं। तो इसके कितने भेद बताए गए हैं? इसके भेद बताए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी 8। अब एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 8 भेद हैं ये कौन कौन से हैं? जैसे वर्णश्लेष, पदश्लेष, लिंगश्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन श्लेष। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सभंग जो श्लेष है इसके 8 भेद ये बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।